नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने एक बार फिर से राजस्व विभाग के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन कर नियुक्ति पत्र की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग में भर्ती की प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही। हालांकि विभाग का मानना है कि यह काम करने में अक्षम है, जिसके चलते इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिसने जनरल कैटेगरी पार कर ली है, उनका चयन हुआ है। राजस्व विभाग में लेखपाल पद को लेकर लगातार दिव्यांगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से दिव्यांग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम हजरतगंज के गांधी प्रतिमा के सामने मौजूद हैं, जहां पर दिव्यांगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिव्यांग हैं जो एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे इनके क्या मांग है, आखिर ये लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रामू है, मैं डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के रहने वाला हूँ। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग किया सर, हमें लेखपाल की नियुक्ति हमें जल्द दी जाए। हम लोगों को 1 साल हो गया है धरना देते देते, अभी हमारी मांगे को पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, हमने परीक्षा भी पास की है। लेकिन अभी बात ये सरकारें जो हैं, सचिव साहब ने बोल रहे हैं कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी नहीं दी जाएगी। किस कारण आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, क्या बताया जा रहा है सामने से? ये बताया जा रहा है कि आप इस काम करने के योग्य नहीं है। ऐसा कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं हम लोग काम करने के योग्य नहीं है? नहीं तो हम लोगों को करवा के दिखा दें, किसी भी कोई कांस्टेबल हो या एसआई हो, किसी से मुझे काम करने की सक्षम है, जहाँ चाहे वहाँ मुझे काम करवा सकते हैं। हम लोग काम करने के सक्षम हैं और हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ट्रेनों में धक्का खाए, बसों में धक्का खाए, हम लोग परीक्षा भी दिए हैं, डीवी करवाए और राजस्व विभाग में जाके त्रितल में हमने डीवी भी करवाया, तीसरे चौथी मंजिल में। अब ये बोल रहे हैं कि आप इसके योग्य नहीं हो। ये कैसे अपने आप डिसाइड करते हैं हम इसके योग्य नहीं है? अगर हम लोग क्या नाम है आपका? जी, जितेंद्र कुमार। दिव्यांगों का चयन भी हुआ है, लेकिन जिन्होंने जनरल कैटेगरी पार कर ली उन दिव्यांगे, वो 39 दिव्यांग चयनित भी है, हाथ पैर वाले। इसका मतलब वो दिव्यांग योग्य हैं और जो अपनी कैटेगरी से हैं वो अयोग्य बता दिए गए। कितना ये भद्दा मजाक किया गया है एक लेखपाल अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी के साथ, कि कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी, अपनी मूल कैटेगरी को पार कर ली है, उनको नौकरी दी जा रही है और हमारे जो रिजर्व सीट हैं उनको बेचा जा रहा है। और हम बता देना चाहते हैं, आज 14-15 महीने हो गए, हम लोग भूख हड़ताल भी किए और लखनऊ की गलियों में घूमा, और आज जब हम राज्यपाल महोदया के यहाँ अपना ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे, पुलिस ने हम लोगों को जबरन उठा के आज मुझे ये ओपन जेल में यहाँ पर डाल दिया, बाहर भी नहीं जाने दे रहे। हमारे माननीय राष्ट्रीय महादिव्यांग गठबंधन के पार्टी के अध्यक्ष माननीय बीरेन जी, उनके साथ भी हाथापाई की गई। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, बाबा आप राम राज लाने की संकल्पना करते हैं, प्रभु आप अब क्या ही बताएं, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। बहुत हो चुका, अब जान से मार दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिव्यांग है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द चयनित करके नियुक्ति पत्र दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर ब्लॉक के पास महिला पुलिस कर्मियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने जाते वक्त कुछ शोहदों ने न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि टोकने पर अश्लील इशारे भी किए। एंटी रोमियो टीम की प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच अभी जारी है। देखिए, कल दलपतपुर में थाना मुदा पांडे में एक जो हमारी एमएसटी की टीम है, जो उसी एमएसटी टीम जब वो लोग वहाँ पे अपने क्षेत्र में अपना सरकारी दायित्व का निष्पादन कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति आया और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और उसमें जो हमारी महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उस पर हम लोगों ने उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी हो गई क्या? उनका चालान हुआ है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने सिकंदराबाद में 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और इसे भारत में फिर से
शामिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बिना इसे लागू किए हिंदुओं को कश्मीर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। संविधान और मनुस्मृति पर टिप्पणी करते हुए भारत को सनातन राष्ट्र बनाने की बात भी कही उन्होंने। पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर तो नहीं है ना। ऐसे हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी परवरिश दी, तो हम तो शराबियों के बीच में भी बैठते हैं। आप में से बहुत लोग शराब पीते होंगे, आप में से बहुत लोग मांस खाते होंगे, लेकिन हम बैठते तो हैं शराबियों के बीच में। लेकिन शराब का नशा, उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, हमारा प्रभाव उन पर हो जाता है, वो शराब छोड़ देते हैं। तो ये हर माँ बाप की, चाणक्य कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बच्चों की मैं गलती कम मानता हूँ, ये नहीं कहता कि नहीं है, 10% गलती बच्चों की। भाई कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो माटी से चिलम बनाए या घड़ा चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहाँ जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर से खदेड़े तो गए, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, क्या कर लिया मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ने। आज 30 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक उन भगाए हुए कश्मीर पंडितों को जमीन और घर ना दे पाई सरकार। तो आपको भी जिस दिन सिकंदराबाद से भगाया जाएगा तो आप लोग भी अपने लिए बिल तलाश के रखिएगा, कहाँ जाओगे भाग के। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि आज जनसंख्या इतनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार ध्यान दे नहीं रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना नहीं रही है। तो फिर आप लोग भी भागने के लिए तैयार रहिएगा, या फिर लड़ो या भागो। हमारे यहाँ कहा है अहिंसा ही परमो धर्म। देखो अहिंसा की बात करते हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ना नहीं जानते। हनुमान जी के हाथ में गदा है, लंका गए तो हनुमान जी से पूछा गया, रावण ने पूछा क्यों बंदर तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन मोही मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे जिसने मारा मैंने उसको मारा, मैंने आत्मरक्षा की। क्या करूं, पिटता रहूं क्या? तो हनुमान जी का सिद्धांत जीवन में अपनाओ कि अपने से किसी को ना सताओ, ना किसी को मारो, किसी को छेड़ो मत, पर तुम्हें कोई छेड़ो तो छोड़ना भी नहीं है। तो हम देखो आज समाज में क्या है, ये हिंसात्मक दृष्टियां क्यों बनी, जो आपने सवाल किया। इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। मछली को तड़पाया जाता है पानी से निकालकर, मुर्गी को तड़पाया, भाई कोई आप हमें मार के खाएंगे तो हमें मारेंगे तब हम तड़पेंगे ना। मुर्गी तड़पती है, मछली तड़पती है, बकरा तड़पता है, और आपको जरा भी दया नहीं, आप मार के खा रहे हैं। तो जब आप निर्दयता से उसकी जान ले रहे हैं और अपने स्वाद के लिए उसकी हत्या कर रहे हैं, तो वही विचार आपके मन में जागेगा और आप भी हिंसक होंगे, क्योंकि आपने हिंसा से पेट भरा है ना। आपका पेट भरने के पहले उस प्राणी की हिंसा की गई, हत्या की गई, तो वो हत्या के बैक्टीरिया आपके भीतर प्रवेश करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, और आपके मन में वही थॉट चलते रहते हैं, वही विचारधाराएं गूंजती रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं दया धर्म का मूल है, दयावान बनो। इसलिए हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी डालने की और गाय को रोटी डालने की, पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, ताकि हम किसी की हत्या ना करें। क्यों? केंद्रीय मंत्री तोहन साहू ने राहुल गांधी पर संसद में भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने कांग्रेस और राहुल गांधी के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया है। साहू ने दावा किया कि गुरुवार को संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी ने जानबूझकर भाजपा सांसदों पर हमला किया, जिससे वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए और महिला सांसदों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि यह घटना कांग्रेस के अहंकार और हिंसक मानसिकता को दिखाती है।
साहू ने राहुल गांधी पर मोहब्बत की दुकान में नफरत का व्यापार करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी के आचरण को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने संसद की मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी सम्मान किया नहीं और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी बाबा साहब का सम्मान किया गया। हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के लोग पूरा आवेशित होकर के आए। हमारे महिला सांसदों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया और हमारे प्रताप सारंगी जी जो एक किनारे पर खड़े हुए थे उसको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के द्वारा उनको धक्का देकर के गिराया गया, उनके सिर पर चोट आई है। हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हुए भी उनके द्वारा ऐसा कृत्य करना ये निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम होगा। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। पूरे देश से राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहराइच जिले के नानपाड़ा रोड पर एक सरकारी वाहन ने बाइक सवार नरेंद्र कुमार हलदार को टक्कर मार दी। युवक का शव वाहन में फंस गया और 35 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लापरवाही के आरोप में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने नायब तहसीलदार शैलेश कुमार अवस्थी को निलंबित कर दिया है। वाहन चालक, गार्ड और तहसीलदार सवार थे, लेकिन किसी ने घटना पर ध्यान नहीं दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। क्या नाम है भैया आपका? राधेश्याम हालदार। कैसे एक्सीडेंट हुआ आपके बेटे का, कुछ जानकारी है आपको? जी अपने भांजी को पहुंचाने गए थे, गोला में शादी हुआ था। अच्छा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष शीतकालीन सत्र जो 16 दिसंबर से शुरू हुआ था और 20 दिसंबर तक चलना था, एक दिन पहले 19 दिसंबर को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके कार्यालय के 3 साल पूरे होना गर्व की बात है। उन्होंने विधानसभा को सुंदर और जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया। सतीश महाना ने बताया कि विधानसभा में आम नागरिकों की याचिकाएं स्वीकार करने और समितियों के गठन पर काम जारी है। उन्होंने पक्ष विपक्ष के बीच बेहतर संवाद की वकालत की और कहा कि विधानसभा कार्यवाही में व्यवधान से वे आहत हैं। पूर्व सरकार का जिक्र करते हुए महाना ने अखिलेश यादव के कार्यालय में हुई घटना की आलोचना भी की। उन्होंने आगामी 23 दिसंबर से निजी होटल में विधायकों के साथ 5 सत्रों की डिबेट आयोजित करने की योजना भी साझा की। तो इसके ऊपर भी एक विधानसभा के वर्ष 2024 आखिरी सत्र कल संपन्न हुआ, तो मुझे लगा कि ये पत्रकार मित्रों के साथ थोड़ा सा बातचीत हो है, क्योंकि आप सब लोगों का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है और विधानसभा की असल तस्वीर जो कुछ विधानसभा में होता है वो आप लोग दिखाते हो, उसके बारे में फिर समीक्षा भी करते हो। बहुत सारे अखबारों में मैंने उसके ऊपर आज पढ़ा भी कि आपने अपनी तरफ से भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। जो भी आपका विचार है स्वतंत्र पत्रकारिता के अंतर्गत, कुछ पॉजिटिव, कुछ सुझावात्मक, कुछ वास्तविकता, सारी बातें कई अखबारों में लिखी गई हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। लगभग 3 वर्ष हो जाएंगे। अभी अगला सत्र जिस समय होगा बजट का, तो उस समय 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 3 वर्षों के अंतर्गत यूपी विधानसभा का एक विधानसभा सत्र के बाद भी जो इश्यूज विधानसभा में उठाए जाते हैं वो कमेटियों के माध्यम से निरंतर उसका फॉलोअप होता है। जो कमेटीज का भी
जो गठित हुई है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के संविधान के अनुसार गठित हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कमेटीज का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया हुआ है। तो इस नाते से एक अच्छी छवि थी। विगत 3 वर्ष तक मैं कहता हूँ एक दिन सिर्फ 36 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ था, उसके बाद एडजर्नमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस 4 दिन के सत्र में मुझे एडजर्नमेंट करना पड़ा। मैंने विधानसभा के चेयर से भी कहा था कि मुझे एडजर्नमेंट करना नहीं अच्छा लग रहा। मुझे लगता है कि पक्ष प्रतिपक्ष आपस में एक सिक्के के 2 साइड्स हैं और दोनों साइडों को मिलाकर ही लोकतंत्र बनता है। सबको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए और अपनी बात कहकर सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको जवाब दें और प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि अपने सुझाव, आलोचना, सुझाव जो भी है, जिससे सबका अपना अपना एजेंडा है, सबसे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में देना चाहिए। तो ये सत्र में हुआ पहली बार, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, इंस्टीट्यूशन के नाते से मुझे लगा कि अगर डिबेट्स होती हैं तो अच्छा होता है। डिबेट्स नहीं होती, बीच में बात करके ये रिक्वेस्ट करने का ये भाव था कि केवल ये एक दिन का सत्र पूरे एज परसेप्शन एज ए होल नहीं लिया जा सकता। अगर कोई एक दिन में व्यवधान रहा तो 2.5 साल में व्यवधान नहीं भी रहा, ये भी एक पॉजिटिव बात है। और आगे भी व्यवधान ना हो और अच्छी तरीके से विधानसभा चले, मेरा ऐसा भाव है। उसमें आप लोगों का बहुत पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग विगत 3 वर्षों से मुझे मिला है। मैं उसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैंने ग्रुप वाइज मीटिंग्स मैं करता था। पहले साल मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, फिर उसके बाद कृषि के मित्रों को, बिजनेस के मित्रों को, लॉ ग्रेजुएट्स थे उनके सब अलग अलग ग्रुप्स में किया था। फिर पिछले साल मैंने एरिया वाइज किया था। अब की बार हम सीपीए की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो सीपीए के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कुछ इश्यूज डिस्कस होते हैं, कुछ पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स जो डिस्कस होते हैं, तो अब की बार मैंने ये किया है कि वो जो इंटरनेशनली कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस सकता है, ये बेंचमार्क उसके स्टैंडर्ड्स, इसके लिए एक सेशन ये मैं लूँगा। दूसरा सेशन है वोट्स वर्सेस लाइक्स, द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिलेशंस इन द एज ऑफ फेक न्यूज एंड सिंथेटिक मीडिया। इसमें भी इसके ऊपर डिस्कशन हम कराएंगे एमएलए से। वोट्स वर्सेस लाइक, कभी कभी होता है ना कि आदमी को लगता है कि हम सोशल मीडिया पर हैं तो हमारे इतने लाइक हो गए तो हम चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो इतने लोग हमारे को वोट दे देंगे। अभी आप ही लोगों ने मीडिया के थ्रू ही जानकारी मिली कि अभी महाराष्ट्र में कोई एक सम्मानित व्यक्ति खड़े हुए थे, उनके पता नहीं कितने मिलियन उनके फॉलोअर्स थे और वोट 500 भी नहीं मिले। तो जो भी मतलब मेरे को नाम नहीं दिया। तो ये कभी कभी ये जो फेक न्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने कोई किस रेफरेंस में कोई बात कही, वो सोशल मीडिया पे चली गई कि हाँ से केरला में बैठा हुआ आदमी भी उसके ऊपर गाली देना शुरू हो जाता, तो पता ही नहीं है विषय क्या है। तो बहुत सारे लोग इस बात। मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुलिस से अवैध शराब उत्पादन पर अंकुश लगाने के उनके प्रयासों में ग्रीन आर्मी महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसी गतिविधियों के बारे में जानने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की और इन कार्यों को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। राज्यपाल ने मिर्जापुर को शराब मुक्त जिला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वच्छता पर जोर दिया। आनंदीबेन पटेल ने सरकारी योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे और 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीके की सिफारिश करके गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम को बढ़ावा दिया। लास्ट में ये है
स्वच्छता किसे कहते हैं मित्रों, और हमारे डीएम और सीडीओ जरा प्रयास करें सभी आंगनवाड़ी में देने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे छोटी उम्र से स्वच्छता की ओर ध्यान दें। देखिए आंगनवाड़ी की हमारी महिलाएं इधर नहीं है, लेकिन आंगनवाड़ी में ऐसी एक किट मैं दे रही हूँ, ये आईना है। बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, अभी भाई कोई महिला सुबह में 5 बजे उठ कर के काम करने के लिए जाती है तो बाल कंघी नहीं होती है, वैसे ही चले जाते हैं, फेस भी साफ नहीं होता है, वैसे ही चले जाते हैं। तो जैसे बच्चे आए हैं तो उसको जरा आईना दिखाओ और बोलो कैसे लगते हो, बाल ठीक नहीं है, वो नहीं है, और इसके बाद तुरंत कंघी भी अंदर है, एक कंघी लो और उसका बाल ठीक कर दो और फिर दिखाओ, तो खुश हो जाए नहीं हो जाएगा। और कंघी करने के बाद जब बच्चा घर पर जाएगा तो इसकी माँ सोचेगी कि अरे मैंने तो कंघी की नहीं, किसने बताई। तो आप होप फाउंडेशन ग्रीन आर्मी की महिलाओं को अभिनंदन करने के लिए आई। वे लोगों ने प्रयास शुरू किया, दारू छुड़वाने का प्रयास शुरू किया। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।